हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे, अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर में हम लोगों ने इसके पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को पढ़ चुके थे। आज नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, नया चैप्टर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस और कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। तो अगर हम कहें कि इसको डिफाइन करना है तो मान के चलो कि एनी डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जो कि इस फॉर्म में हो, ऑफ द फॉर्म x टू द पावर n dny अपॉन dxn प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 dn माइनस y अपॉन dxn माइनस 1 प्लस डॉट 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 शो वन प्लस टाइम के साथ a n y इक्वल टू के साथ x। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस कैटेगराइज्ड में है तो इसको हम कहेंगे इज कॉल्ड अ होमोजीनियस, ध्यान देना, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। किस ऑर्डर का होगा? nth ऑर्डर, क्योंकि इसमें nth ऑर्डर हर जगह पे है तो इसको कहेंगे nth ऑर्डर का ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और जो a1 a2 है, a1 a2 a3 अप टू शो वन, ऐसे a1 a2 डॉट 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 शो वन an, ये सब क्या है? ये सब कांस्टेंट हैं और कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। और जो कैपिटल x है ये क्या है? एंड कैपिटल x इज अ फंक्शन ऑफ x। किसका? कैपिटल x जो है फंक्शन है किसका? स्मॉल x का। तो ये तो जनरलाइज फॉर्म था कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम इसको एक पर्टिकुलर वे में एग्जांपल में बात करें तो इट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इस फॉर्म में हो, प्लस टाइम के साथ 3x डी वाई बाई डी एक्स इस टाइप से हो, प्लस टाइम के साथ 4y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। अगर ऐसा है तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। यानी इक्वल टू 1 रख दो, 2 रख दो तो एक इक्वेशन मेंटेन हो जाता है। इसी तरीके से कोई भी इक्वेशन इस तरीके से ले सकते हो, है ना। तो ये हमारा होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या था? एक एग्जैक्ट डेफिनेशन था। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके कुछ वर्किंग प्रोसीजर पे ध्यान देते हैं। ओके, चलो भाई, इसके वर्किंग प्रोसीजर पे काम करेंगे और इसकी बातों पे ध्यान देंगे कि क्या क्या कैसे अटेम्प्ट करते हैं। मान लेते हैं कुछ हम नोटेबल पॉइंट्स को लेते हैं। जैसे नोट में थोड़े कुछ पॉइंट्स हैं, इनको देख लो। जैसे अगर कहीं पे दिया है x टाइम के साथ dy बाई डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं dy। लेकिन अगर कहीं पे दिया है x स्क्वायर के साथ में d2y अपॉन dx2, तो इट कैन बी रिटन एज dd माइनस 1, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और कहीं पे अगर इस तरीके से दिया है थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल, तो इसको हम लिख सकते हैं d टाइम के साथ d माइनस 1 और d माइनस 2। ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। अगर मान लो कि ऐसे बढ़ते हुए आए, है ना, और ये कह दिया कि हमको ऐसे बढ़ते हुए जाते हैं तो ये nth ऑर्डर तक चाहिए, तो xn dny अपान के साथ dxn, तो इसको कैसे लिखेंगे? d माइनस 1 d माइनस 2 अप टू शो वन डॉट 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 करते हुए d माइनस n प्लस 1 और y। तो इसको इस तरीके से हम होमोजीनियस में जो डिफरेंशियल है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तेजी के साथ इसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। तो अब इसके बाद में हम इसके वर्किंग प्रोसीजर पे ध्यान दे देते हैं कि वर्किंग प्रोसीजर पे हम काम कैसे करने वाले हैं। तो ध्यान दो, अगर क्वेश्चन इसके बाद हम बताने वाले हैं तो वर्किंग प्रोसीजर थोड़ा सा समझ लो कि वर्किंग प्रोसीजर में क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि महत्वपूर्ण है। पहली बात ध्यान दो कि जहां पर भी x होगा या एक्सपोनेंशियल टू पावर z रखेंगे, या जहां पे एक्सपोनेंशियल z होगा वहां पे x रखेंगे। और कहीं पे अगर x d अपान डी एक्स है तो वहां पे क्या रखेंगे? हम पहले बता चुके हैं d, और इसको कन्वर्ट कर सकते हो d अपान डी जेड, या इसी को क्या लिख सकते हो? d टाइम के साथ d माइनस 1। ये सारी बातें एक ही है। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, है ना, दूसरे इक्वेशन में क्या करना है आपको? ऑब्टेन द, लिख देता हूं, ऑब्टेन द इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया है, ऑब्टेन द इक्वेशन इन टर्म ऑफ
कैपिटल डी, मतलब कुछ इक्वेशन ऐसा दिया रहेगा डी डी अपान एक्स में, तो इसको डी में हमको ऑब्टेन करना होगा, वही बात कह रहे हैं। तीसरे स्टेप पे आपको क्या करना है ना, टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड, जैसे इसके पहले वाले चैप्टर में फाइंड आउट करते थे, एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करोगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करोगे। चौथे स्टेप में क्या करोगे, जनरल सोल्यूशन पता करोगे। अब हमने इस सब को बताया है, थोड़ा सा मेथड अंतर है बस, और बाकी सब सेम है। जनरल सोल्यूशन कैसे पता करते थे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल को ऐड कर देंगे। पांचवें स्टेप पे क्या करोगे, फाइनली आपको क्या करना है, पांचवें स्टेप पर फाइनली आपको सब्स्टिट्यूट करना है, जो भी मान आए सब्स्टिट्यूट करना है। क्या, जहां पे जो z है वहां पे क्या लिख दोगे, log x लिख दोगे। तो ये हम वर्किंग प्रोसीजर करके, इतने 5 स्टेप में वर्किंग प्रोसीजर करके हम अपने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, तो इसी को देख लो। अगर हमने लिखा z इक्वल टू log x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल z ही तो लिख सकते हैं। तो वही बात है। इसके पहले हम लोगों ने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के वर्किंग प्रोसीजर को देखा। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू x। तो देखो सोल्यूशन में बहुत आराम से समझते चलेंगे। ये कुछ ऐसा है कि जैसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जैसा है। तो पहला केस हमने वर्किंग प्रोसीजर देखोगे तो बताया है कि x इक्वल टू क्या रखना है, एक्सपोनेंशियल z। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं z इक्वल टू log x, और क्या लिख सकते हैं, और सेकेंड स्टेप पे वर्किंग प्रोसीजर में बताया था कि d अपान dz लिख सकते हैं, d अपान dx के स्थान पर d अपान dz लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन होगा ये क्या बनेगा कि लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन, अगर इस पे बात करें हम तो लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसको लिख सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, तो इसको लिखेंगे डी डी माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस इसको लिखेंगे 4d प्लस टाइम के साथ ये कंडीशन 6 और ये y हो जाएगा, और इक्वल टू के साथ चूंकि ये x है और x के स्थान पे क्या पुटअप करना है, एक्सपोनेंशियल z। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस टाइम के साथ 5d प्लस टाइम के साथ 6 टाइम के साथ y, और ये वैल्यू आ जाएगा एक्सपोनेंशियल z, और इसी को मान लेते हैं हम क्या, इक्वेशन फर्स्ट, राइट। तो इस केस में अब यहीं से ये नया हमारे पास इक्वेशन आ गया। इसमें दो बातें हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पहला काम कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला केस जो होगा वो पहले जैसे है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करो भाई। क्या होगा ये, यम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। इट कैन बी रिटेन एज factorization process m minus 2 m minus 3 equal to 0. It gives the value m equal to 2 and 3. अब यहाँ पे ध्यान देना कि m equal to जो 2 और 3 है ना, इसमें क्या है, ये 2 और 3 डिस्टिंक्ट है कि सेम है, तो ये हो जाएगा डिस्टिंक्ट होगा, और डिस्टिंक्ट हो जाएगा तो इसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनने वाला है वो बनेगा c1 एक्सपोनेंशियल 2z, है ना। क्यों, क्योंकि x के स्थान पे हमने एक्सपोनेंशियल z लिखा है, तो ये वैल्यू हमको समझ के चलना है, वही रिप्लेस कर रहे हैं, प्लस c2 एक्सपोनेंशियल, ये 3 है तो ये हो जाएगा 3z, और ये क्या है, देखो एक्सपोनेंशियल z को हम क्या लिख रहे हैं, x। तो ये केस समझ के चलना है कि x के स्थान पर हम एक्सपोनेंशियल z लिख रहे हैं, तो ये तो आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब बात है पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो भाई पीआई के लिए बात करते हैं तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ही इसमें मेन है। तो पीआई इसमें क्या होगा, बहुत आराम से समझना। पीआई कहता है कि ये केस हो जाएगा 1 अपान डी स्क्वायर माइनस 5d और प्लस टाइम के साथ 6 इंटू के साथ में ये वैल्यू x है, तो x के स्थान पर क्या लिख दिया, e की पावर z। अब वही फार्मूला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला लगाएंगे, तो यहाँ पे ये क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे डी स्क्वायर के स्थान पर, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा +6 और एक्सपोनेंशियल z। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/2 एक्सपोनेंशियल z। कुल मिला के d के स्थान पर क्या रख दिया हमने, 1 रख दिया। ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, अब सही है। तो d के स्थान पर 1 रख दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अब अगर हम जनरल सोल्यूशन की बात करें भाई, देखो कितना आसान है। जनरल सोल्यूशन की बात करें तो जनरल सोल्यूशन क्या कहता है, यही तो कहता है ना कि y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस टाइम के साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल, और y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री कितना आया, c1 एक्सपोनेंशियल 2z
प्लस टाइम के साथ C2 एक्सपोनेंशियल 3z, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया, और पर्टिकुलर ये आ गया, तो लिखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस 1/2 एक्सपोनेंशियल z। यहां पे आंसर नहीं आया, लास्ट वाले स्टेप में देखो वर्किंग प्रोसीजर में हमने बताया है कि फिर से क्या करेंगे, पुट करेंगे, जहां जहां एक्सपोनेंशियल z है वहां वहां क्या पुट कर देंगे, x, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू C1 x स्क्वायर प्लस टाइम के साथ C2 x क्यूब प्लस टाइम के साथ 1/2 और एक्सपोनेंशियल z के स्थान पर x, तो ये जाके हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, और यही जाके फाइनल आंसर बना। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस प्रकार से हम पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए हैं, और ये बेसिक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तेजी के साथ हम इस पे क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं और एक ही टाइप्स है, तो बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, है ना। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x स्क्वायर, सेम लॉजिक पे चलेगा, x स्क्वायर d2y/dx2 प्लस टाइम के साथ 2x dy/dx माइनस टाइम के साथ 20y इक्वल टू के साथ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि लेंदी है, लेकिन कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। देखो समझते चलो, सोल्यूशन पे आ रहे हैं। इस इक्वेशन को अगर हम लिखना चाहें तो बोलो, अभी क्या बताया हमने, पहले स्टेप में क्या करना होता है, x के स्थान पे एक्सपोनेंशियल z रखना होता है। अच्छा, दूसरे स्टेप में क्या बताया, जहां पे d/dz या dx है, सॉरी d/dz है यानी d/dx है, वहां पे क्या पुटअप कर दोगे, d पुटअप कर दोगे, जाहिर सी बात है। इस इक्वेशन में, इस वाले में ध्यान दो, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनेगा, फाइनल d टाइम के साथ d-1, हमने स्टेप बाय स्टेप इसके पहले वर्किंग प्रोसीजर बताया, देख लो इसको, 2d-20 हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ पे x है तो e की पावर z प्लस 1 और होल स्क्वायर। बोलो क्लियर। अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो आ जाएगा ये कितना, d स्क्वायर प्लस टाइम के साथ d माइनस 20 टाइम के साथ y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल z प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर है। अब इसका फैक्टराइजेशन कर दो, तो इसका फैक्टराइजेशन कितना आएगा, d प्लस 5 और एक फैक्टराइजेशन d-4, ये तो क्लास 9th और 10th की बात है। y इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करो तो कितना आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल 2z प्लस 2 एक्सपोनेंशियल z प्लस 1। अब देखो भाई, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, ये हमारा फाइनल बना, तो इसमें हमको एक तो कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए और दूसरा पीआई चाहिए। तो सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या करोगे, यहाँ पे यम रख दोगे, तो ये आ जाएगा यम प्लस 5 ऑक्सिलरी इक्वेशन m-4 इक्वल टू 0, अर्थात यम इक्वल टू कितना आया, बोलो, एक बार 4 आ गया, दूसरी बार -5। अब वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए फार्मूला, तो ये डिस्टिंक्ट रूट है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, बोलो। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हो यहाँ पे C1 एक्सपोनेंशियल 4z प्लस टाइम के साथ C2 एक्सपोनेंशियल -5z, यही तो बनेगा। और एक्सपोनेंशियल z के स्थान पर क्या रिप्लेस करना है, x रिप्लेस करना है। तो इट कैन बी रिटन एट, फाइनली अगर हम इसको लिखना ही चाहें तो लिख सकते हैं C1 x⁴ प्लस C2 x⁻⁻5। ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल पे हम बात करते हैं, राइट। चलो भाई, पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस देख लेते हैं इस पे। तो जो पीआई का केस आएगा यहाँ पे, पर्टिकुलर इंटीग्रल, अगर उसको लिखना चाहें तो 1/f(d), अर्थात एक ब्रैकेट में d+5 आया था, दूसरे ब्रैकेट में d-4 आया था, और ये e की पावर 2z आ जाएगा। अब इसको हम फैक्टराइजेशन जो है अलग अलग पैकेट में कर लेते हैं, 1/d+5 और d-4, फिर e की पावर 2z के बाद क्या आया था, 2 एक्सपोनेंशियल z आया था, 2 एक्सपोनेंशियल टू पावर z आया था, राइट। प्लस तीसरे कंडीशन में क्या आया था, बोलो, 1/d+5 और d-4, और इनटू के साथ कितना आया था, 1 आया था, तो इसको लिख देंगे एक्सपोनेंशियल 0 to z, अर्थात अगर इसकी वैल्यू देखें तो ये 1 ही आएगा। 1 का फॉर्मेट हमने ये लिख दिया। अब 3 पैकेट में बना, देखो ध्यान से, पहला पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, तीनों को हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या कंडीशन होगा इसको सॉल्व करने का, पहला पैकेट अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 2z अपान के साथ में d के स्थान पर 2 रख दो, इसका कॉफिशिएंट, तो आ जाएगा 2 + 5, और ये आ जाएगा क्या, 2 - 4 प्लस, अब इसके स्थान पर 2 इंटू एक्सपोनेंशियल z है, तो 2 को हम ऑपरेटर को बाहर लिख लेते हैं, 1 इंटू एक्सपोनेंशियल z अपान, अब इसके कॉफिशिएंट पे क्या है, 1 है, तो 1 + 5, और ये आ जाएगा 1 - 4। अब ध्यान से देखना,
प्लस टाइम के साथ में अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसके डी के स्थान पर 0 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 1/5 ही तो आएगा, और इसके स्थान पर 0 रखते हैं तो कितना आएगा -4 आएगा। वेरी सिंपल। और ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल टू 0z, जिसका कोई मतलब नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है एक्सपोनेंशियल 2z, और इसको सॉल्व करते हैं तो 7 2 ज़ा 14, और माइनस है तो ये हो जाएगा -14 प्लस 2 एक्सपोनेंशियल z अपान के साथ में -18, और माइनस टाइम के साथ ये आ जाएगा 1/20। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और ये कंडीशन माइनस टाइम के साथ 1/20 आ जाएगा। और इसी को अगर हम पूरे पैकेट को फिर से रीअरेंज कर लें तो ये रीअरेंज में हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल 2z अपान के साथ -14, और ये कंडीशन -2 1 जा 2 2 9 जा 18, तो इसको लिख सकते हैं -1/9 एक्सपोनेंशियल z -1/20। अब एक्सपोनेंशियल z जहां जहां है वहां हम क्या ट्रांसपोज करेंगे? बोलो x ट्रांसपोज करेंगे ना, यही तो नियम है। तो इसको लिखेंगे -1/14 x स्क्वायर माइनस टाइम के साथ 1/9x, और ये आ जाएगा -1/20, क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है। तो ये जो केस है ना, ये हमारा क्या आ जाएगा? पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा, है ना। तो ये केस पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या फाइंड आउट किए थे हम लोगों ने? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया था, राइट। और अब पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा ये आया। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर जनरल सोल्यूशन के लिए बात कर लेते हैं, है ना। देखो भाई, जनरल सोल्यूशन में क्या करते हुए, ये जो पीआई आया है, ये पीआई जो आया है इसको, तो जनरल सोल्यूशन y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास आया था c1 x⁴ प्लस c2 x⁻⁻5 और -1/14 x स्क्वायर और -1/9x -1/20, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और यही आपका फाइनल उत्तर हो गया। क्या हो गया? उत्तर हो गया, है ना। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फाइनल नोट कर लो। तो ये हमारे पास होमोजीनियस पे कुछ क्वेश्चंस थे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो कॉन्सेप्ट के बाद में हम क्वेश्चन बता रहे हैं, एक क्वेश्चन और देख लो इस पर, है ना, ताकि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, x स्क्वायर d2y/dx2, क्योंकि मैथ में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने बढ़िया से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 18y, और ये आ जाएगा, ये 18y, ये 13 है, 13y है ना, और इक्वल टू के साथ में log x। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना। x स्क्वायर d2y/dx2 प्लस 7x dy/dx प्लस 13y, और ये log x है, इसलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान देने योग्य बात है। प्रोसेस सब कुछ सेम रहेगा, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं। सोल्यूशन देखते हैं। पहला काम क्या करते हैं? पहला काम अब आप लोगों को रट गया होगा, x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल z रखते हैं। अच्छा, दूसरा काम हम क्या करते हैं? d/dz जहां पे होगा वहां पे क्या पुटअप कर देंगे? d पुटअप कर देंगे। तो इसी इक्वेशन पे काम करेंगे तो हमारे पास जो आएगा d-1 y प्लस 7d y प्लस 13 y इक्वल टू z। और अरेंज कर लो इसको, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 13 टाइम के साथ y इक्वल टू के साथ, अब बोलो ये यहाँ पे क्या लिखोगे? z लिखोगे। अब क्यों लिखोगे इसको बताने की जरूरत है, थोड़ा सा समझ लो। एक्सपोनेंशियल z इक्वल टू क्या होता है? log x, है ना। और इसमें सॉरी, x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल z इक्वल टू क्या होता है? x, और z इक्वल टू क्या आ जाएगा? log x। तो log x जहां पे है वहां पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया? यही z रिप्लेस कर दिया। तो इसको थोड़ा सा समझ लेना, है ना, और कोई बात नहीं इसमें। तो इसमें ये फाइनल हमारे पास आया। अब यहां से हमको दो केस चाहिए, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए। तो आगे देखते हैं, क्योंकि स्थान नहीं है। पॉज वीडियो, नोटेड डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। अब यहां से कॉम्प्लीमेंट्री के लिए बात करेंगे, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए बात करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले देखते हैं। हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आया था? अभी फिर से एक बार लिख देते हैं, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 13 और ये y इक्वल टू z आया था। इसके लिए हमने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनने वाला है? m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 13 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइजेशन नॉर्मल वे में नहीं होगा, इसका फैक्टराइजेशन में हम श्रीधराचार्य फार्मूला को यूज करेंगे। तो ये देखो, यहां से जो रूट आएगा m इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस b
प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये कंडीशन में तो -6 प्लस माइनस और ये आ जाएगा 36 माइनस 52 अपान के साथ 2a मतलब 2। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कंडीशन सॉल्व करने पर जो हमारे पास कंडीशन आ रहा है माइनस टाइम के साथ 2 3 जा 3 तो -3 प्लस माइनस और ये सब्सट्रैक्शन या इसको 2 आयोटा लिख देंगे क्योंकि ये नेगेटिव, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। अब ये देखना ये क्या आया, ये वैल्यू a प्लस माइनस आयोटा b के लिए आया और इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स के लिए रूट्स का फार्मूला हमने पहले बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, c1 एक्सपोनेंशियल -3z और cos टाइम के साथ 2z प्लस टाइम के साथ c2। अब जहां जहां e की पावर z है वहां x अरेंज कर दो तो आ जाएगा c1 x टू द पावर -3 cos टाइम के साथ इसको लिख सकते हैं 2 log x प्लस टाइम के साथ c2 लिख सकते हो ना। तो ये हमारा केस क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। पर्टिकुलर इंटीग्रल पे देखेंगे, जब पर्टिकुलर इंटीग्रल पे बात करेंगे तो यही बात करेंगे, 1 अपान एफ डी ए है तो डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 13 इंटू जेड। इट कैन बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ 1 अपान क्या कॉमन लेंगे 13। अच्छा ये इसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है, q इक्वल टू एक्स टू द पावर m वाला फार्मूला अप्लाई होगा, है ना। इसको देखना, हम इसको वीडियो में आगे डिस्कस किए हैं पिछले वाले वीडियो में। तो 1 प्लस इसको अरेंज करते हैं तो इस कैन बी रिटेन एज 6 अपान 13 d प्लस 1 अपान 13 d स्क्वायर, है ना, और इनटू के साथ z। अब इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, यहां से देखो, इसको लिखा जा सकता है 1 अपान 13 और ये लिखा जा सकता है 1 प्लस 6 अपान 13d प्लस 1 अपान 13d स्क्वायर और ये इनवर्ट, तो ये 1 प्लस एक्स का होल इनवर्ट का फार्मूला बन गया, इनटू के साथ जेड में है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करेंगे, लेकिन स्थान नहीं है इसलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे का जो कंडीशन है हमारे पास, फिर से एक बार इसको नोट डाउन कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आया था, 1 अपान 13 आया था, है ना, 1 प्लस और x के स्थान पर 6 अपान 13d आया था प्लस 1 अपान 13d स्क्वायर आया था ये, और होल इनवर्ट इनटू z। इसी को एक्सपेंड करना है, इसको एक्सपेंड करो, ये 1 प्लस ये x है तो ये कंडीशन कुछ आपको याद होना चाहिए, 1 प्लस x का इनवर्ट वाला फार्मूला ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यही फार्मूला इसमें अप्लाई करते हैं तो आ जाता है भाई 1 अपान 13 1 माइनस 6 अपान 13d माइनस 1 अपान 13d स्क्वायर प्लस डॉट 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 शो ऑन इनटू जेड। क्योंकि हायर ऑर्डर में जाने से कोई फायदा नहीं है, वैल्यू 0 आ जाएगा, तो इसी को सॉल्व कर लो, 1 अपान 13 और ये जेड से मल्टीप्लाई कर दो जेड, माइनस इसको एक बार डेरिवेट करोगे तो आ जाएगा 6 अपान 13, दोबारा डेरिवेट करोगे कोई मतलब ही नहीं, 0 आ जाएगा। अब इसी को अरेंज कर लो, 1 अपान 13 और जेड के स्थान पर क्या लिखोगे, log x लिखोगे ना, माइनस 6 अपान 13। तो ये जो केस आया ना, ये हमारा क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। अब y इक्वल टू क्या जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसको जनरल सोल्यूशन के लिए, y इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा हम अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिखना चाहें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, c1 x टू द पावर -3 है cos, और इसको लिखेंगे 2 log x प्लस c2, यही तो आया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और pi तो ये आया है, pi लिखेंगे 1 अपान 13 log x माइनस ये आ जाएगा 6 अपान 13 इंटू 13 कितना आ जाएगा, 169। ये हमारा आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, और यही हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस तरीके से हमने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम और क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।